हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? डीएनए मॉडल, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो डीएनए का ये फर्स्ट पार्ट आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में 2 वीडियोज़ आपके लिए और दी जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा। टॉपिक क्या है? वाटसन एवं क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। ये मॉडल उन्होंने तब प्रस्तुत किया था जब सारगाफ, नाम सुना होगा आपने सारगाफ का, जिसे चारगाफ के नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंकलिन, इन साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए थे, कुछ ऐसे प्रमाण दे दिए थे डीएनए की संरचना के, जिसके आधार पर वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया था। और ये मॉडल वाटसन क्रिक ने कब प्रस्तुत किया था? 1953 में, 1953 में डीएनए की संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत कर दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1962 में नोबेल प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। किसके लिए? वाटसन एवं क्रिक के लिए। क्या दर्शाया था? सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपका डायग्राम बन जाए। तो इन्होंने क्या दर्शाया था? सबसे पहले सारगाफ या एरविन सारगाफ कह सकते हैं, रोजालिंड फ्रैंकलिन एवं मारिस विल्किंस के द्वारा कुछ तथ्य ऐसे इकट्ठे किए गए थे, जिसके आधार पर वाटसन एवं क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया था। यह डीएनए अणु की संरचना को त्रिविम मॉडल भी कहा जाता है। इसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो सारगाफ ने क्या दिया था? सारगाफ ने डीएनए की संरचना में ये बताया था कि नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। वो क्षारक कौन कौन से होते हैं? Ag = Ct होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, Ag = Ct होते हैं। ये किसने दर्शाया था? सारगाफ ने ये दिया था। इसके बाद ही इन्होंने इस डीएनए की संरचना के लिए प्रस्तुत किया था। तो इस डीएनए की संरचना को प्रस्तुत करने के लिए कई साइंटिस्टों का योगदान था, लेकिन इसका श्रेय किसे जाता है? वाटसन एवं क्रिक के लिए इसका श्रेय जाता है। तो जो डीएनए की संरचना होती है, इस संरचना में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अणु होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, दूसरा पेंटोस शर्करा होती है, जिसके अंदर कार्बन के 5 अणु होते हैं, जिसे पेंटोस शर्करा कहते हैं, और फास्फेट अणु होता है। इनसे मिलकर के क्या बनता है? इनसे मिलकर के डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो डीएनए की संरचना में क्या क्या होता है? नंबर 1, पेंटोस शर्करा होती है, जिसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी कह सकते हैं। पेंटोस शर्करा, ओके, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरा फास्फेट अणु, तीसरा नाइट्रोजनी क्षारक। ओके, इन 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है। और ये कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जब ये दोनों शर्कराएं, दोनों संरचनाएं, तो क्या बनता है? डीएनए का एक मॉडल बनकर के तैयार हो जाता है। दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये संरचनाएं हैं। दोनों संरचनाएं कनेक्ट होकर के क्या बनाती हैं? एक डीएनए की संरचना बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं,
इसके विषय में किसने दर्शाया था? चारगाफ, जिसे सैरगाफ के नाम से जाना जाता है। तो क्या दर्शाया था इसमें? नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं? एक तो प्यूरिन होता है, दूसरा प्रिमडीन होता है। प्यूरिन के पास में कौन कौन से बेस होते हैं? Ag, और इसके पास में C+T। ओके, ए का मीन्स क्या होता है? एडनिन। ओके, जी का मीन्स क्या होता है? ग्वानिन। सी का मतलब क्या होता है? साइटोसिन। टी का मीन्स क्या होता है? थायमिन। तो इस तरीके से चारगाफ ने क्या दर्शाया था कि Ag बराबर Ct ये होते हैं, यानी एडेनिन और ग्वानिन की जो संख्या होती है वो साइटोसिन और थायमिन के इक्वल होती है, बराबर होती है। ये किसने बताया था? सारगाफ ने बताया था, या कह सकते हैं चारगाफ ने बताया था। किसी एक एनिमल्स के अंदर डीएनए की संरचना में एडेनिन और ग्वानिन की संख्या को अगर जोड़ लिया जाए तो वो संख्या किसके बराबर होगी? साइटोसिन और थायमिन के बराबर होती है। ये सारगाफ ने दर्शाया था, दिया था। इसी के आधार पर इसको आधार मान करके बाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया था। तो यहां पर ये जो प्यूरिन और प्रिमडीन के पास में ये जो क्षारक होते हैं, इन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इन क्षारकों के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध होते हैं। और वो हाइड्रोजन बंध किस तरीके से डीएनए की संरचना में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से अरेंज होते हैं ये डीएनए की संरचना के अंदर। तो डीएनए की संरचना के अंदर ये किस तरीके से यहां पर अरेंज है, आप लोग देख रहे होंगे। ये जो डीएनए की संरचना बनी हुई है, यहां पर ये जो क्षारक दर्शाए गए हैं, वहां पर ए डबल बॉन्ड टी, यानी ए और टी के बीच में हाइड्रोजन के दो बंध पाए जाते हैं। ओके, इसी तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड जी, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन के कितने बंध होते हैं? 3 बंध पाए जाते हैं। उल्टा भी इसका लिख सकते हैं, जी ट्रिपल बॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी टी डबल बॉन्ड ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डीएनए की संरचना के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से डीएनए की जो संरचना के अंदर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जिसमें पेंटोज शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और फास्फेट अणु होता है। इन तीनों अणुओं से मिलकर के क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा बनती, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की जो संरचनाएं होती हैं वो लगभग जब 10 संरचनाएं अरेंज हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, तो डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड इस क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से, जिस तरीके से 36 डिग्री का एंगल बनता है। जिस तरीके से 36 डिग्री का एंगल बनता है, 36 डिग्री का कोण बनता है, इस तरीके से 10 न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो 360 अंश का कोण या एंगल कंप्लीट कर लिया जाता है, जिससे डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अगर हम इसकी संरचना के लिए देखते हैं, डीएनए की संरचना के लिए, तो क्या दर्शाया था बाटसन क्रिक ने? डीएनए की संरचना कैसी होती है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये वाली संरचना है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से ऐंठी हुई रस्सी की संरचना होती है, उसी तरीके से ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं एक दूसरे में रस्सी की भांति अरेंज होती हैं। जिस तरीके से एक वायर की संरचना एक दूसरे से लिपटी हुई होती है, उसी तरीके से डीएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं भी लिपटी हुई होती हैं। और इनके बीच में इन संरचनाओं को जोड़ने का वर्क कौन करता है? हाइड्रोजन बंध करते हैं।
हाइड्रोजन बंध किसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं? जो नाइट्रोजनी क्षारक इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षारक होते हैं? AGCT, ठीक है। AT के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन के 2 बंध पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन के 3 बंध पाए जाते हैं। ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो ये संरचनाएं होती हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। ये किसने दर्शाया था? बार्टसन एवं क्रिक ने दर्शाया था। क्या बताया था? यदि ये एक संरचना 3' है, अगर इस संरचना का छोर 3' है तो इसका अंतिम सिरा क्या होगा? 5' होगा। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना की स्टार्टिंग 3' से है तो दूसरी की शुरुआत कहाँ से होती है? 5' से होती है। यदि इसका सिरा 5' है तो इसका अंतिम सिरा क्या होगा? 3' होगा। इस तरीके से डीएनए की संरचना में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अगर इसकी हम लंबाई देखते हैं तो डीएनए की संरचना की जो लंबाई होती है, एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है? एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 34 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर इसका डायमीटर देखते हैं, डीएनए की संरचना का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर इसका हाफ निकालते हैं, इसका रेडियस देखते हैं तो कितना आएगा? यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर इसका डायमीटर देखते हैं तो 10 इधर है, 10 इधर है, कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, अगर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी निकालते हैं, या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है वो डीएनए की संरचना के अंदर कितनी पाई जाती है? ये दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम तक दूरी होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम तक इसकी ये एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड की दूरी होती है, या कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बंध होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है डीएनए की संरचना के अंदर वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। प्रत्येक सेल के अंदर, एक जीव के अंदर, प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए की संरचना समान होती है, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, विभिन्न स्पीसीज के अंदर डीएनए की संरचना भिन्न भिन्न होती, अलग अलग होती है। ये संरचना का वर्ग क्या होता है? ये संरचना एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कहलाती है। इसकी सर्च तो सबसे पहले किसने देखा था? अल्टमान ने सेल के अंदर जो केंद्रक की संरचना होती है उसमें से कुछ केंद्रकी पदार्थ के लिए निकाला था। उसमें से उन्होंने प्रोटीन के लिए तो अलग कर लिया था, इसके बाद में जो फास्फोरस युक्त मटेरियल था उसके लिए उन्होंने एसिड बताया था कि इसके अंदर 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। वो एसिड कौन कौन से होते हैं? वो अम्ल कौन कौन से होते हैं? एक तो डीएनए होता है, दूसरा आरएनए पाया जाता है। डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जो आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। डीएनए के माध्यम से आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए के माध्यम से डीएनए का भी निर्माण हो जाता है। तो डीएनए के माध्यम से जो आरएनए बनता है वो आरएनए करता क्या है? वो आरएनए सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए से आरएनए, डीएनए आरएनए का संश्लेषण तभी करता है जब सेल के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या फिर डीएनए तभी आरएनए का संश्लेषण करता है जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए ही डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है, उसका निर्माण करता है। अगर आप देखते हैं तो डीएनए का वर्ग क्या होता है? आपने सुना होगा कि डीएनए के लिए एक आनुवंशिक पदार्थ बताया गया है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स के लक्षण पहुंचते हैं। इसीलिए डीएनए के लिए एक आनुवंशिक पदार्थ दर्शाया गया है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्यों है आनुवंशिक पदार्थ? जैसे पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर होते हैं, जैसे पेरेंट्स के अंदर लक्षण होते हैं, वैसे ही लक्षण जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। ये कैसे होता है? डीएनए के माध्यम से ऐसा होता है। इसीलिए डीएनए के लिए क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है। जिस तरीके के डीएनए की संरचना के अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर आ जाते हैं, वैसे ही पेरेंट्स के कैरेक्टर उसकी जनरेशन के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है।
इसके अलावा भी आप लोग डीएनए की वीडियो आपके लिए दी जाएंगे, 3 वीडियोज आपके लिए और दी जाएंगे, 2 के अतिरिक्त 3 वीडियो आपके लिए और दी जाएंगे, जिससे आपके लिए संपूर्ण जानकारी डीएनए की आपको दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले से सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें। थैंक यू।